नैब के मुताबिक इस हकीकत के बावजूद कि यह मामला एक सूबाई सब्जेक्ट बन गया था, एहसन इकबाल ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इस सूबाई प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया और ना सिर्फ उस पर वफाकी हुकूमत के खजाने से पैसे खर्च किए गए, बल्कि सूबाई हुकूमत के मुतालबे के बगैर इस मंसूबे का स्कोप बढ़ा दिया गया। यानी कहीं पर करप्शन की बात नहीं की गई, जो इल्ज़ामात लगाए गए वो प्रोसीजरल मामला तक महदूद हैं और ये कहा गया कि मंसूबा जब सूबे को मुंतकिल किया गया था तो वफाकी वजीर की हैसियत से एहसन इकबाल ने उसे हाईजैक कर लिया। एहसन इकबाल ने इस हवाले से गिरफ्तारी से पहले कहा था कि पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे पर बिना वफाकी हुकूमत की मदद से काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह मंसूबा बंद हो गया था। और जब वो वजीर बराए मंसूबा बंदी बने तब उन्होंने बाज़ ऐसे मंसूबों को बहाल करना शुरू किया जिन पर काम रुक गया था और उसमें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी भी शामिल था, जिसका स्कोप बढ़ाया गया, इसकी सहूलियात बढ़ाई गई और इसी वजह से उसकी लागत में भी इजाफा हुआ, जिसकी मंजूरी CWP ने दी और CDWP ने में उस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रुकन भी शामिल थे। यानी इब्तिदाई तौर पर जो गिरफ्तारी की वजूहात नैब ने बताई वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रही थी और एक स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या सवाल उठ सकता है नैब ये भी नहीं बता रहा। जिस दिन यानी 24 दिसंबर को गिरफ्तारी की वजूहात सामने आई तो इस हवाले से हमने नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक से सवाल किया था कि क्या गिरफ्तारी की ये वजूहात इतनी मजबूत हैं कि नैब इस केस को आगे लेकर चल सके, तो उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। इस पूरे नोटिस को जब आप पढ़ते हैं, ये एक सियासी नुक्ता नज़र तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट हाईजैक हो गया, सूबाई हुकूमत किसी पर इल्ज़ाम लगाए, वफाकी पर वफाकी सूबाई पर लगाए, लेकिन कानून की नज़र में प्रोजेक्ट कभी हाईजैक नहीं हुआ करते। जो जिस अंदाज में इसको यहाँ बयान किया गया इस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में एक यूनिक चीज़ है। जब अब आपके पास था क्या, आप क्या कह सकते थे इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप ये इल्ज़ाम इस प्रोजेक्ट के बारे में लगा लेते कि आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के तहत क्या गेन हासिल किया है, या आपने खुद अगर कोई गेन हासिल नहीं किया तो आपने अपने तवस्सुत से किसी दूसरे शख्स को, किसी अजीज़ को, क्या आपने फ़ायदा उस प्रोजेक्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को देने में, उन ठेकों के हवाले से क्या फ़वाइद आपने दूसरों को दिए हैं? इस किस्म का कोई इल्ज़ाम उस नोटिस में जो आज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दी गई हैं उसमें नज़र नहीं आता। अच्छा, ये इल्ज़ाम भी नहीं है, फिर अगला इल्ज़ाम भी आपके ऊपर नहीं है कि आप इसमें डिस्क्लोज कहीं नहीं हो रहा कि आपने किस किस्म की इस केस में किकबैक्स ली हैं या आपने कमीशन लिए हैं, अपनी मनपसंद लोगों को आपने कोई ठेके दिए हैं, नवाजा है, या आपके अकाउंट्स में किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र आई है, या ये सारा प्रोसेस आपने बेनामी के तौर पर किया है। बल्कि ये केस पूरे का पूरा रिवॉल्व करता है खानज़ादा साहब सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल के प्रोसेस से। जो एग्जीक्यूशन है, जो असल में मेन करप्शन जहां होती है वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हुआ करता है। एग्जीक्यूशन की हद तक और उस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की हद तक किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम इस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में नहीं नजर आता। तो अब सिर्फ अप्रूवल के प्रोसेस को, जिसको आप तस्लीम करते हैं कि ये अप्रूवल का प्रोसेस बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो उसकी अप्रूवल हो गई है। अच्छा, उस अप्रूवल के प्रोसेस पर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है कि किसी इदारे ने कभी इस पर कोई कहा हो कि ये अप्रूवल गलत हुई है, ये अप्रूवल करने वाले लोग उन्होंने गलती जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ऐसा भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस मामले को आपके पास रेफर नहीं किया। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे इस पूरे प्रोसेस में जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं ये इंतहाई वीक किस्म की हैं और इसमें जो करप्शन का जो एलिमेंट है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के जरिए जो इलीगल गेन हुआ करता है वो शायद इसमें नज़र नहीं आता। एट द मोस्ट अगर इन तमाम इल्ज़ामात को मान भी लिया जाए तो ये प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज़ और इंतज़ामी जो और ज़ाब्ता कार की जो थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उसके ज़ुमरे में इस केस को लाया जा सकता है। लेकिन नैब के परव्यू में, NAO 99 के परव्यू में, करप्शन के परव्यू में इसको लाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर की भी यही राय थी कि गिरफ्तारी की वजूहात में करप्शन का और ज़ाती फ़ायदे का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। जो वजूहात बताई गई वो कमज़ोर हैं और कोई भी प्रोजेक्ट हाईजैक नहीं होता बल्कि आपने उसके अंदर करप्शन दिखानी होती है। यानी एक तरफ नैब ने जो इब्तिदाई इलामिया जारी किया और उस इलामिया में जो इल्ज़ामात लगाए गए, बाद में नैब खुद उनसे इल्ज़ामात से पीछे हट गया और फिर जो नए इल्ज़ामात लगाए उसमें करप्शन की कोई बात ही नहीं की गई। नैब ने सिर्फ प्रोसीजरल खामियों की निशानदही और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं रुका। दिलचस्प बात यह है कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद वफाकी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में अचानक तरमीम कर दी और बताया कि जो प्रोसीजरल खामियों से मुताल्लिक नैब एक्शन नहीं ले सकता और साथ ही नैब के सेक्शन 9 की शिक 6 में भी तरमीम कर दी। और ये वही शिक थी जो एहसन इकबाल के केस पर नैब ने लागू की थी, जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक थे। इस तरमीम ने एहसन इकबाल के केस को मज़ीद कमज़ोर कर दिया